गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की अंतिम कड़ी को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सिंधु सभ्यता की आर्थिक विशेषता क्या थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्थिक विशेषता को समझने के लिए जिस प्रारूप में हमने पिछली वीडियो को पढ़ा है उसी प्रारूप में इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझने में भी और तथ्यों को याद करने में भी आसानी होगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको चॉक आउट करना है कि आर्थिक विशेषता में कौन कौन सा तथ्य समाहित किए जा सकते हैं जिस पर फोकस किया जा सकता है। तो हमने क्या है, आर्थिक व्यवस्था को ले लिया इसको चॉक आउट करने के लिए। आर्थिक व्यवस्था का जो रीढ़ था वो कृषि था, तो हमने कृषि को ले लिया। उसके बाद जो आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान दिया जा रहा था उस समय वो पशुपालन था और शिल्प एवं उद्योग, साथ ही साथ धातुगिरी, बर्तन उद्योग, मनका उद्योग, वस्त्र उद्योग, मोहर, वाणिज्य व्यापार इत्यादि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टर्म थे। ठीक है, इसको हमने चॉक आउट किया। ठीक है, यहाँ पे बताना चाहूँगा मित्रों, ये सारी वीडियो जो है वो मेंस कमिटेड है। इसके बावजूद भी चूँकि तथ्यों का जो समावेश इस प्रकार से किया गया है कि किसी भी प्रकार का जो प्री एग्जामिनेशन होगा यहाँ से कोई लगभग जो क्वेश्चन है यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बिरले ही क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है और मैं कहूँ तो ना के बराबर यहाँ से क्वेश्चन आपके पहुँच से बाहर जाएगा। तो इसको बहुत ही एकाग्र मन से देखना है, समझ के साथ देखना है और तथ्यों को भी एक प्रकार से कलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग अब कृषि पर बात करते हैं। तो कृषि पर हम लोग जब बात करेंगे तो देखेंगे कि उस समय का जो कृषि था वो हल पर निर्भर करता था। वहाँ आज के जैसा ट्रैक्टर एवं मशीन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन हल उस समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी था जिससे खेत की जुताई होता था। आप लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा है, कई जगह जोते हुए खेत भी मिले हैं, तो चलिए उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो हल जो थे मिट्टी के एवं लकड़ी के हल बनते थे और इसको खींचने के लिए बैल या ऊंट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जुताई के बाद जब अन्न की बुआई होता था और पकने के बाद उसको कटाई का जो प्रक्रिया होता है, तो कटाई के लिए यहाँ पे जो प्रयुक्त होता था औजार वो पत्थर एवं कांसे के औजार प्रयुक्त होता था कटाई के लिए इस सभ्यता में। ठीक है, अच्छा, फसल को सिंचाई हेतु, फसल के सिंचाई हेतु जो वहाँ पे व्यवस्था था उसमें आप देखेंगे कि जलाशय, नहर एवं कुआं इत्यादि से फसलों की सिंचाई होता था। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि उस समय का जो प्रमुख फसल था, यूं तो गेहूं और जौ था, इसके अलावा भी दलहन, तिलहन, चावल इत्यादि फसल उस समय उगाए जाते थे। लेकिन अगर प्रमुख फसल पूछा जाए तो गेहूं और जौ होगा। यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि कपास की खेती प्रथमतः यानी पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रमुख फसल। ठीक है, तो आप अभी कृषि से अवगत हो गए। कृषि की इस प्रकार की विशेषता था। जिस प्रकार की कृषि को हम लोग वहाँ देखें तो इससे यह पता चलता है कि वहाँ की कृषि एक प्रकार से व्यवस्थित था और यही वजह था कि अर्थव्यवस्था का मूल स्तंभ जो था कृषि था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शिल्प एवं उद्योग को। शिल्प एवं उद्योग की यदि हम ओवरऑल बात करें तो उस समय का शिल्प एवं उद्योग अपने जमाने के हिसाब से बहुत उन्नत था और यह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके समकालीन जितने भी सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा अच्छा शिल्प एवं उद्योग की अगर व्यवस्था या प्रमाण साक्ष्य मिलता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प एवं साक्ष्य से मिलता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ धातु का सामान बनने लगा था उस समय, बर्तन, मूर्ति, ईंट, खिलौना, मनका, मोहर, वस्त्र इत्यादि उस समय के उद्योग में बनते थे। तो आप समझ सकते हैं शिल्प। और सबसे बड़ी जो कामयाबी इस यहाँ देखिए कि यहाँ कांसा बनना प्रारंभ हो गया था। मित्रों, कांसा कैसे बनता है? तांबा में यदि टीन को मिला दिया जाता है
एक निश्चित अनुपात में तो कांसा बनता है। कांसा की गुण क्या है? वो तांबा से कठोर होता है। पहले जब तांबा से खेती इत्यादि या जंगली जमीन को साफ किया जाता था तो तांबा का कुल्हाड़ी और जो औजार थे वो मुड़ जाते थे कड़े कड़े पदार्थों पर ठोकर खाने के बाद। लेकिन जब कांसा का आगाज हुआ, जब कांसा बनाने की प्रक्रिया सिंधुवासी सीख गए, तब ये जो है जंगल इत्यादि को साफ करने में भी कांसे का जो औजार बहुत ही कामयाब हुआ। और यही चीज़ आप आगे चल के पढ़ेंगे कि कांसा के जगह पर जब लोहा आया तो लोहा जो कांसा से भी ज़्यादा मजबूत हुआ और ज़्यादा कठोर जमीन को साफ करने में, जंगल को साफ करने में काम आया। और यही वजह है कि आप 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लौह युग के समय पढ़ते हैं कि बड़े पैमाने पर द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे पहला नगरीकरण जो देखिए वो कांसे के बल पर हुआ था, यानी कि एक प्रकार से कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग में था। और जो द्वितीय नगरीकरण आप पढ़ेंगे, हम उस चैप्टर को भी देखेंगे, 6वीं शताब्दी बीसी, वो लोहा, उस समय जो सबसे प्रमुख जो धातु था वो लोहा था। तो कांसा यहाँ बनने लगे। देखिए कांसा से क्या बनता था? आरा, लकड़ी काटने का। हम बोले थे कि कठोर चीज जो है तांबा काटने में असक्षम था, तब कांसा का जो आरा बना वो कठोर से कठोर लकड़ी को काटने लगा। कांटा मछली पकड़ने हेतु प्रयुक्त होता था। दर्पण इत्यादि का प्रयोग कांसा से बनने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिए हैं कि सबसे प्रमुख जो कांस्य का जो मूर्ति, नर्तक मूर्ति मिला है, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है वो जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, सर्वप्रमुख। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्री के लिए था, इसलिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। आभूषण की यदि बात करें तो अन्य धातुओं के साथ साथ सोने और चांदी के आभूषण भी उस समय बनते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद अन्य प्रकार के छोटे छोटे उद्योग देखेंगे तो मिट्टी से देखिए क्या बनता था, ईंट बनता था, घड़ा बनता था, सुराही बनता था मिट्टी से। पत्थर उद्योग में अगर देखेंगे तो पत्थर के बर्तन बनते थे, चक्की बनते थे, ओखली बनते थे, इत्यादि कई चीज़ बनते थे। और लकड़ी के अगर उद्योग से देखेंगे तो फर्नीचर, बैलगाड़ी इत्यादि बनते थे। तो आप एक प्रकार से देखिए कि इसके शिल्प और उद्योग एक प्रकार से बहुत ही व्यवस्थित और इसका समुचित विकास हुआ था, और ये भी एक जो है अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग था। चलिए आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है अर्थव्यवस्था में अन्य उपयोगी जो अंग थे, जैसे कि पशुपालन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। पशुपालन की जो बात है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डोमेस्टिक पशु जो था, पालतू पशु जैसे बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि इसके पालतू पशु थे। जंगली पशु भी इस समय पाए गए, उस पर अभी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो पशु की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि इससे आपको वनडे प्रश्न में पूछे जाएंगे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो हाथी से तो अवगत थे लेकिन घोड़ा से अनभिज्ञ थे। मित्रों ये चीज़ आपको प्रश्न में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर धातु में अगर इसी प्रश्न को पूछा जाए तो आपको पूछेंगे कि सिंधुवासी किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो उसका आंसर होगा लोहा से अनभिज्ञ थे। और इधर अगर पशु में किससे अनभिज्ञ थे? घोड़ा से अनभिज्ञ थे। हालांकि घोड़े की अस्थियां इत्यादि का प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिला है, लेकिन वे वास्तव रूप से जिस प्रकार से विद्वानों ने इसका आकलन किया है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधुवासी जो था घोड़ा से अवगत नहीं था। ठीक है, चलिए तो पशुपालन से आपको क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, और पशुओं से आप क्या करेंगे? बैलगाड़ी खींच सकते हैं, हल जोत सकते हैं। 30 प्रकार का उपयोगी चीज आपको पशुपालन से मिलेगा। तो पशुपालन इस प्रकार से, चूंकि खेती में काम कर रहा है, आपके जीवनचर्या में आपको भोजन दे रहा, इसीलिए अर्थव्यवस्था का ये प्रमुख ही अंग था। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग यहाँ का बहुत ही विकसित था। आप समझ सकते हैं उस समय वस्त्रों पर रंगाई होता था, कढ़ाई जिसको कसीदाकारी बोलते हैं, और बुनाई होता था। और जो वस्त्र थे वो 2 प्रकार के वस्त्रों का साक्ष्य विद्वानों के मत में आया है उभर कर, एक तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। तो इसको एक एक करके देखिए तो सूत काटना आता था, उसको वस्त्र बुनना भी आता था, वो सिलाई भी कर सकता था, वस्त्र को रंगाई करता था, कसीदाकारी। ठीक है, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके प्रमाण के रूप में अगर हम लोग को क्या मिला है तो टकुआ मिला है जिससे कि बुनाई होता है, चरखियाँ मिला है, सुइयाँ इत्यादि जो सिलाई के जो सुई होते हैं वो सब मिले हैं प्रमाण के रूप में। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय का जो वस्त्र उद्योग था वो अपने अवस्था में, अपने काल के बहुत ही उन्नत अवस्था में था। ठीक है, चलिए वस्त्र उद्योग के साथ आप मन का उद्योग देखिए। मन का उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण था। यूँ कहें कि विभिन्न चीज़ों से उस समय मन का बनता था और श्रृंगार प्रसाधन के लिए इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। बनता था किससे आप देखिए, अर्ध बहुमूल पत्थर से बनता था, सेलखड़ी, फयांस, मिट्टी, कॉपर, सोना, शंख, कांसा इत्यादि का मनका उस समय बनता था। और इसका जो साक्ष्य के रूप में हमको मिला है कि मनका में छेद करने वाला जो छेदक होता है वो हमको यहाँ से मिला है। ठीक है, चलिए मनका का हम लोग देखेंगे आकार कैसा होता है। तो आकार में आप देखिए मनका आकार चक्राकार होता था, बेलनाकार होता था, गोलाकार होता था, ढोलकाकार होता था, मतलब ढोलक के आकार का भी मनका होता था। ठीक है, और ये चीज़ आपको हम बता दिए कि मनके को छेद करने का उपकरण यहाँ से मिला है प्रमाण के तौर पर। ठीक है, और यदि आपको वनडे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मनके का जो है सर्वप्रमुख केंद्र कौन सा था, तो चंदहूड़ो था। ऐसा इसलिए विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि चंदहूड़ों में बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए मुहर के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर की जो प्रणाली था, जो मुहर का इस्तेमाल होता था, अपने आप में विशिष्ट था। हम क्यों विशिष्ट बोलते हैं? क्योंकि तत्कालीन सभ्यताओं में जिस प्रकार से मुहर का समुचित प्रयोग किया गया सिंधुवासी द्वारा, वैसा किसी भी सभ्यता में नहीं किया गया। इसलिए अगर विशिष्टता के लक्षण को अगर देखा जाए तो मुहर प्रणाली, जो सिंधुवासी का जो मुहर प्रणाली था वो काफ़ी विशिष्ट था। अब देखेंगे किससे बनता था, तो कुछ मुहर मिट्टी से भी बनता था, कुछ मुहर पत्थर से भी बनता था, कुछ हाथी दांत से भी बनता था और धातु से भी बनता था। ठीक है, कैसा बनता था? कुछ मुहर में लिपि भी रहते थे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, चित्राक्षर लिपि थी, आज तक नहीं पढ़ा जा सका, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। तो फिर भी जो उनका अपना लिपि था वो लिपि युक्त कुछ मुहर होते थे। मानव, पशु, पक्षी के चित्र मुहरों पर बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये इनका मुहर था। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और वाणिज्य व्यापार की बात ना करें तो अर्थव्यवस्था की बात और विशेषता अधूरी रह जाता है। तो हम देखेंगे कि वाणिज्य व्यापार कैसे होता था उस समय, मोड ऑफ वाणिज्य व्यापार क्या था। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जाने कि इसका जो मोड था, जो तरीका था, वो दोनों तरीका से होता था। स्थल से भी होता था और जल के द्वारा, जल के रास्ते से और स्थल रास्ते से, थल रास्ते से और जल रास्ते से, दोनों रास्ते से होता था। सड़क, नदी, समुद्र इत्यादि का प्रयोग होता था। और जैसे नदी और समुद्र में जल की यातायात की अगर हम उस समय बात करें तो नाव, जहाज इत्यादि उस समय थे। क्योंकि इस समय जो वाणिज्य और व्यापार होता था दोनों प्रकार का होता था, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्देशीय का अर्थ है कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे आपस में व्यापार करते थे, और दूसरा व्यापार जो था सिंधु सभ्यता से बाहर भी व्यापार होता था, जैसे सुमेर के साथ, मिस्र के साथ और मेसोपोटामिया इत्यादि के साथ। तो यहाँ पे दोनों प्रकार का जो है व्यापार और वाणिज्य उपलब्ध था, जिससे कि सिंधु सभ्यता की जो है आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हुआ। जैसे कि हम लोग देखेंगे अब जो है हम लोग एक बात जो करेंगे, जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार का जो अगर हम कारण देखें तो अंतर्राज्यीय व्यापार में हम देखेंगे कच्चे माल की कमी। कच्चे माल की कमी से क्या हुआ कि इसको व्यापार करने का ज़रूरत पड़ा। और जो है यदि हम देखें प्रारंभिक तौर पर तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रारंभ में, और यूँ कहें तो मुख्य जितने नगर हैं वो सिंध क्षेत्र में हैं। और यहाँ सिंध क्षेत्र में क्या पाया गया? कच्चे माल का काफ़ी कमी पाया गया। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए ये दो तरीका अपनाए, या तो जहाँ पे कच्चे माल थे वहाँ पे नगर बसाए गए, और दूसरा रास्ता था कि व्यापारियों को भेजकर एक नगर से दूसरे नगर में भेज करके वहाँ से कच्चे माल जो है मंगाए गए उद्योगों के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है कच्चे माल एक कारण बना वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। जैसे देखिए
कि बालाकोट से जो है सिंधुवासी शंख मंगाते थे, यानी सिंध क्षेत्र के लोग। और जैसे कर्निलियम जो है लोथल में मिलता था, तो सिंध क्षेत्र के लोग जो है कर्निलियम लोथल से मंगाते थे। सेल खड़ी और तांबा गुजरात और राजस्थान से मंगाते थे, जो कि वाणिज्य व्यापार को जन्म दिया। ठीक है, और इनका जो व्यापार होता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। इसका प्रमाण कैसे मिला हम लोग को? हम लोग जब देखते हैं तो विद्वानों के मत में कि ये मेलुहा से सुमेर के बीच में, मेलुहा से सुमेर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, ऐसा विद्वान मानते हैं। मेलुहा का संबंध सिंधु सभ्यता से जोड़ा गया, और ये सुमेर के बीच, ये जो सुमेर है तो सिंधु सभ्यता से सुमेर के बीच का जो व्यापार होता था, उसके बीच में दो प्रमुख व्यापारिक केंद्र की चर्चा है। दो व्यापारिक केंद्र में एक व्यापारिक केंद्र दिलमुन है और दूसरा जो है व्यापारिक केंद्र मगान है। दिलमुन जो है बहरीन के पास है और मगान जो है ये ओमान में है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का व्यापार यहाँ पे मौजूद था। थल और जल दोनों प्रणाली से व्यापार होता था। कच्चे माल की कमी के कारण व्यापार को बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार से जब व्यापार और वाणिज्य जब फलता फूलता है तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि सिंधु सभ्यता में वाणिज्य व्यापार की स्थिति अच्छी थी, अतः सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था में वाणिज्य व्यापार का एक अहम भूमिका रहा। चलिए, वाणिज्य व्यापार की अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि वाणिज्य व्यापार जो अर्थव्यवस्था में सहयोग जरूर करता है, लेकिन इसका जो सबसे उपयोगी चीज़ है वाणिज्य व्यापार में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आखिर व्यापार होगा कैसे। तो इसकी एक प्रणाली थी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का तात्पर्य हुआ एक वस्तु को लेना और उसके बदले में दूसरे वस्तु को देना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर कोई मिठाई खरीदता है 1 केजी और उसको मिठाई के बदले में वो 10 केजी धान देता है, तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। यानी कोई वस्तु लिया और कोई उसके एवज में दिया, उसका वहाँ रुपया पैसा नहीं है, तब उसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। और जो सिंधु सभ्यता की जो व्यापार वाणिज्य था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, क्योंकि वहाँ पे कोई फिक्स आज के हिसाब से वो रुपया का पैमाना नहीं था, सिक्के का पैमाना नहीं था। इसीलिए मुख्यतः वाणिज्य और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था। इसके बावजूद नापना या तौलना आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं जरूरी था। तो नापने के लिए यहाँ पे व्यवस्था था कि 16 के गुणांक में मापांक होते थे। यहाँ पे जैसे प्रारंभिक लोग से आप पूछेंगे, बूढ़े पुराने लोग से पूछेंगे तो आपको बताएंगे 16 आना का 1 रुपया होता था। तो 16 के गुणांक में आपको जो है मापांक मिलते थे, जैसे 16, 64, 160। ये क्वेश्चन आपको प्री में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वस्तु विनिमय प्रणाली वाला पूछा गया है, पूछ सकता है। तो बाट जो है बड़े और छोटे होते थे और पत्थर के बनाए जाते थे। आज भी कहीं कहीं छोटे मोटे गांवों के बाजार में पत्थर के बाट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये सब इसकी प्रासंगिकता भी है। तो बड़े जो छोटे बाट होते थे, छोटे बाट का जो प्रयोग होता था महंगे वस्तुओं को मापने के लिए होता था, जैसे कि मनके इत्यादि को मापने के लिए होता था, आभूषण इत्यादि को मापने के लिए छोटे बाट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो पैमाना था, स्केल, 2 प्रकार का स्केल सिंधु सभ्यता से मिला है हमको, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको प्री में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। जैसे लोथल से आपको हाथी के दांत का पैमाना मिला है। ठीक है, हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से? लोथल से। और मोहनजोदड़ो से आपको सीप का बना हुआ पैमाना मिला है। तो इन तथ्यों को आपको देखना है। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और आप समझ गए होंगे कि मेंस में किस प्रकार का अप्रोच बनाना है इस प्रकार के प्रश्नों को लिखने के लिए बेहतर ढंग से, और साथ ही साथ कई सारे तथ्यों को जो समाहित किया है हमने, आप लोग इसको आत्मसात किए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मेरे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक यू वेरी मच।